नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी.एन. झा ऑफिशियल में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती, सक्षमता परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के टॉपिक को लगातार कवर करता हूं। आज मैं एससीईआरटी वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान के अध्याय 10 के बचे हुए टॉपिक की चर्चा करूंगा। पिछले अध्याय में हमने अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव इस चैप्टर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको हमने देखा कि किस तरह अंग्रेजों के आगमन से भारत में शहरीकरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई और ये जो शहर थे वो पहले के शहर से बिल्कुल भिन्न थे। फिर हमने देखा कि शहरी केंद्रों में परिवर्तन हुआ। अब अंग्रेजों के आगमन से जो भारत के परंपरागत राजा रजवाड़े थे उनका पतन हुआ और उनके शक्ति के जो केंद्र थे, जो शहर थे, उसका भी पतन हुआ। उसके स्थान पर नए नए शहरों का उदय हुआ। फिर नए राजा बने, वहाँ पर भी नए नए शहरों का उदय हुआ। लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा आदि नए शहरी केंद्रों के रूप में स्थापित होने लगे। फिर हमने देखा उजड़ते शहर। उजड़ते शहर में हमने देखा कि बहुत सारे जो शहर थे, पुराने शहर, वो अब अंग्रेजों के आगमन के बाद वहाँ पर जिन चीज़ों का उत्पादन होता था, ब्रिटिश के द्वारा उत्पादित मशीनी सामान से उसका वो तुलना नहीं कर पाता था और उसका पतन होना शुरू हुआ ऐसे शहरों का। फिर प्रेसिडेंसी शहर की बसावट को हमने देखा कि वहाँ पर किस तरह से जो बम्बई, मद्रास और कोलकाता में प्रेसिडेंसी शहर थे और वहाँ पर शहर दो भागों में बटे हुए थे, गोरा शहर और काला शहर, यानी व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन जहाँ अंग्रेज लोग रहते थे, किलेबंदी होती थी उसमें, और उस किले के बाहर जो लोग रहते थे, ब्लैक टाउन, भारतीय लोग, मजदूर लोग, कामगार लोग रहते थे। फिर हमने शहरी जीवन और सामाजिक परिवेश को समझा कि किस तरह से अब जो नए नए वर्गों का उदय हुआ। अतीत के आईने में भागलपुर शहर के बारे में हमने जाना कि किस तरह से जो भागलपुर शहर अस्तित्व में आया, कि प्राचीन समय में जो अंग देश की राजधानी चंपा थी और चंपा का ही महत्व था, लेकिन बाद में चंपा उपनगर बन गया और भागलपुर ही मुख्य केंद्र बन गया। फिर 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में वहाँ पर मुस्लिम शासन था, मुसलमानों का शासन था, सूफी संस्कृति का अहम केंद्र बना। इन चीज़ों को हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि भागलपुर शहर का भी कैसे पतन हुआ और औपनिवेशिक काल में अर्थात अंग्रेजों के समय में भागलपुर शहर किस तरह से वो विकसित हुआ। फिर चंपा, भागलपुर, बरारी को मिलाकर ये भागलपुर शहर विकसित हुआ था, नगर पालिका बना था। इन सभी बिंदुओं को हमने देखा। अब आज जो चर्चा का विषय है उसे हम देखेंगे और आज का विषय ये है कि व्यापार, व्यवसाय और उद्योग, यानी भागलपुर के विषय में वहाँ व्यवसाय, व्यापार और उद्योग किस प्रकार से व्यवस्थित था, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमने ऊपर देखा कि इस काल में बाहर से आए व्यावसायिक समुदाय के लोगों ने भागलपुर शहर को अपना व्यापारिक ठिकाना बनाया। रेलवे और गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण शहर की व्यापारिक गतिविधियों में और भी तेजी आई। नतीजा यह हुआ कि भागलपुर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। बाहर से व्यावसायिक समुदाय के लोग भागलपुर में आया, अपना ठिकाना बनाया। रेलवे की भी वहाँ व्यवस्था थी और गंगा नदी के किनारे पर बसा होने के कारण वहाँ पर जो व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आई और ये एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में भागलपुर विकसित होने लगा। भागलपुर शहर में स्टेशन चौक से खलीफाबाग तक का इलाका राजस्थान से आए मारवाड़ी समुदाय का आवास क्षेत्र था। राजस्थानी परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए मारवाड़ियों ने अपने घरों के बाहर दुकान खोलकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रारंभ किया। मारवाड़ियों के साथ अन्य दूसरी जातियां और समुदाय दर्जी, मोची, नीलघर, छिपा जिसको रंगरेज कहा जाता है और बिसाती मुसलमान भी आए। अब भागलपुर में जो स्टेशन चौक से लेकर खलीफाबाग तक का इलाका था वो राजस्थान से आए मारवाड़ी समुदाय का आवास क्षेत्र बन गया और उनके साथ और भी लोग आए, दूसरी जातियों के लोग भी आए। उन्होंने भी अपना व्यापार वहाँ पर शुरू किया था। इसमें दर्जी, मोची, नीलगढ़, छिपा जिसको रंगरेज कहा जाता था और बिसाती मुसलमान, ये सभी मारवाड़ी के साथ ही भागलपुर में ये लोग भी आए। राजस्थानी मोचियों की दुकान हरिया पट्टी
सुजागंज बाजार से उत्तर दिशा में थी। ये मोची चमड़े के ऊपर कतीदे का भी काम करते थे। इनके घर और दुकान एक ही जगह थी। इसी हड़िया पट्टी में मिट्टी के बर्तनों की दुकानें भी थी। मिट्टी के बर्तन का काम मुख्य रूप से स्थानीय कुम्हार ही करते थे। हड़िया पट्टी से पूर्व दिशा में नीलगर और छिपाओं ने शहर की कोतवाली के पास अपना बसेरा डाल रखा था। ये लोग कपड़ा रंगने का काम किया करते थे। यहीं बिसाती के घर भी थे। ये बिसाती कपड़ों पर गोटा किनारी और बेल फूटे का काम करते थे। महिलाएं बंधेज की चुनरी और रंगने का काम करती थी। लहेरी टोला मस्जिद गली और ततारपुर में बसे मनियार लाट लाह की चूड़ी बनाते थे। कचौड़ी गली में हलवाइयों की दुकानें थी। सोना पट्टी सुजागंज से पश्चिम दिशा में है। सोनारों का मोहल्ला था। इस व्यवसाय से संबद्ध लोग स्थानीय स्वर्णकार और राजस्थान से आए मारवाड़ी भी थे। गंगा नदी के किनारे स्थित मोहल्ले गोलाघाट सराय मसूरगंज रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा एवं मीरजान हाट स्टेशन से दक्षिण दिशा में अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे, जहां अनाज का थोक एवं खुदरा व्यापार होता था। मीरजान हाट से सटे गुरहट्टा में गुड़ का कारोबार होता था। साथियों, ये फैक्ट आप लोग समझ ही रहे होंगे। भागलपुर शहर के बड़े व्यापारियों में सर्वप्रथम मेसर्स भूदरमल चंडी प्रसाद का नाम आता है। ये राजस्थान से भागलपुर आए थे और इस परिवार को भागलपुर में निवास करते हुए 200 वर्षों से अधिक हो गए हैं। यह फर्म बैंकिंग, सोना चांदी, गल्ला, तसर, रेशम का व्यापार करता था। इसके अलावा मेसर्स बोहित रामचंद्र, मेसर्स शोभा राम जोड़ती राम, मेसर्स जयराम दास, हनुमान दास, मेसर्स जानकी दास बैजनाथ, मेसर्स जीवन राम रामचंद्र आदि फर्म भागलपुर में थे। इन फर्मों में बैंकिंग कंपनियों के विक्रय एजेंट, हड्डी के काम के अतिरिक्त सिल्क, सूती, ऊनी कपड़े, किराना, अनाज, तेल का थोक व्यापार होता था। तो आपने देखा इन पैराग्राफ में कि किस तरह से महत्वपूर्ण नाम है जो वहाँ पर व्यवसाय से जुड़े हुए थे। भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। यह व्यवसाय बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ 1810 में करीब 3275 करघे चल रहे थे। इस व्यवसाय का मुख्य केंद्र चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला था। तसर का कोया बांकुरा, संथाल परगना और गया से आता था। जगदीशपुर एवं पुरैनी के गांवों में धागा तैयार करने का काम होता था। फिर धागा नाथनगर, चंपानगर के बुनकरों के घर पहुंचता था, जहां हथकरघे पर रेशम के कपड़े तैयार होते थे। पटवा, मोमीन, जुलाहा सभी मुस्लिम, तांती, हिंदू जातियां मुख्यतः इस पेशे में कार्यरत हैं। रेशम और सूत की मिलावट से बाफ्टा तैयार किया जाता था। यहाँ का तैयार कपड़ा यूरोपीय देशों को भेजा जाता था, जहाँ इसकी बहुत मांग थी। तो साथियों, यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि भागलपुर शहर सबसे प्रसिद्ध तसर सिल्क के लिए है। बहुत प्राचीन काल से ये व्यवसाय होता रहा है। 1810 में भागलपुर को सबसे पहले जान लीजिए कि सिल्क सिटी भी कहा जाता है। 1810 में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ पर 3275 करघे थे। इस व्यवसाय का जो प्रमुख केंद्र है भागलपुर में वो चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला है। तसर का कोया जो है वो बांकुरा, संथाल परगना और गया से आता था। यानी सिल्क का कोया जो आता था वो बांकुरा, संथाल और परगना और गया से। जगदीशपुर एवं पुरैनी के गांव में धागा तैयार करने का काम होता था। फिर वहां से जो धागा तैयार आता था नाथनगर, चंपानगर के बुनकरों के घर पहुंचता था, जहां हथकरघे पर रेशम के कपड़े तैयार होते थे। और उसमें पटवा भी थे, मोमीन थे, जुलाहा थे, जुलाहा सभी मुस्लिम, हिंदू भी थे, तांती, ये सब इन कार्य में मुख्य रूप से संलग्न थे। रेशमी वस्त्र बनाने में रेशम और सूत की मिलावट से एक नया चीज तैयार किया जाता था, जिसे बाफ्टा कहा जाता था। और यहाँ पर तैयार जो कपड़ा होता था उसको यूरोपीय देशों में भेजा जाता था, जहाँ इसकी बहुत बड़ी मांग थी। अब यहाँ समझिए बाफ्टा। बाफ्टा एक ही रंग का रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसे बुनने के बाद रंगा जाता है। इसका टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा एवं 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता था। बाफ्टा एक ही रंग का रेशमी कपड़ा होता था, उसमें कुछ सूती कपड़े भी मिलाए जाते थे और जिसे बुनने के बाद रंगा जाता था। बुनने के बाद इसे रंगा जाता था। ये टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा होता था और 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता था। अब है शासन प्रबंध, तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जब भारत में अंग्रेजी शासन अस्थायी स्वरूप ग्रहण करने लगा, तब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए देश में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली।
उस समय प्रशासनिक इकाइयों के कार्यालय शहरों में अवस्थित होते थे। आइए हम भागलपुर के शासन प्रबंध के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा एक जिले में स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानें। देखिए साथियों, ये शासन प्रबंध जब भारत में अंग्रेज अस्थायी रूप से अपना जड़ें जमा लिया, सत्ता को मजबूत करने के लिए एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली गई। और उस समय भागलपुर के माध्यम से हम आपको इस चैप्टर में जो भागलपुर का दृष्टांत दे रहे हैं, इससे आप उनके प्रशासन को समझिए। इस प्रकार उन्होंने देश के प्रत्येक जिलों में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया होगा। तो भागलपुर यहाँ एक दृष्टांत है। तो आइए भागलपुर के माध्यम से अंग्रेजों के शासन व्यवस्था को देखते हैं। 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर कहलाता था। भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड था। कलेक्टर की सहायता के लिए जिले के सदर दफ्तर में डिप्टी कलेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर होते थे। 1936 तक यह जिला 4 सब डिवीजनों भागलपुर, सदर, बांका, मधेपुरा, सुपौल में बटा। सब डिवीजन का सबसे बड़ा अफसर सब डिवीजन ऑफिसर एसडीओ कहलाता था। तो साथियों समझिए, 1774 में भागलपुर को जिला बनाया गया। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर कहलाता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन उस समय जिले का जो पहला कलेक्टर था वो ऑगस्टस क्लीवलैंड था। और कलेक्टर की सहायता के लिए अब पूछेगा, भागलपुर शहर का पहला कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड। कलेक्टर की सहायता के लिए जिले में सदर दफ्तर में डिप्टी कलेक्टर, जो जिले का मुख्य कार्यालय होता था, उसमें डिप्टी कलेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर होते थे। 1936 तक यह जिला 4 सब डिवीजन होता है, जिला को बांटा जाता है सब डिवीजन में, आप सभी जानते होंगे। आज भी ये व्यवस्था भारत में चल रही है। तो 1936 में इसे 4 सब डिवीजन में बांटा गया था। भागलपुर सदर था, बांका था, मधेपुरा था, सुपौल था। आप देख सकते हैं कि कितना विस्तार था इन क्षेत्रों का। आज ये सभी अपने आप में, भागलपुर अलग जिला है, बांका अलग जिला है, मधेपुरा अलग जिला है और सुपौल अलग जिला है। और उनमें से टूटकर और भी जिले बने होंगे। तो ये सब 4 सब डिवीजन में बटा हुआ था। सब डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी सब डिविजनल ऑफिसर होता है, आप सभी जानते हैं, एसडीओ जिसको कहा जाता है। जिले में न्याय विभाग का सबसे बड़ा अफसर डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहलाता था। दीवानी मुकदमों में इनकी सहायता के लिए सबऑर्डिनेट जज और मुंसिफ होते थे। फौजदारी मुकदमों में जिला मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी एवं सब डिप्टी मजिस्ट्रेट इनकी सहायता करते थे। तो जिला में न्याय विभाग का भी एक अफसर होता था, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहलाता था। दीवानी मुकदमों में इनकी सहायता के लिए सबऑर्डिनेट जज होते थे, मुंसिफ होते थे। फौजदारी मुकदमे में जिला मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी एवं सब डिप्टी मजिस्ट्रेट सब इनकी सहायता में होते थे। जिले में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अफसर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी कहलाता था। आज भी यही व्यवस्था है। उसके नीचे असिस्टेंट एवं डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहते थे। पुलिस के काम के लिए जिले को 25 भागों में बांटा गया था। यह भाग थाना कहलाता था। स्वतंत्रता के समय तक भागलपुर शहर के अंदर 3 थाने थे, भागलपुर शहर, भागलपुर मुफस्सिल और नाथनगर। थाने का बड़ा अफसर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होता था, जिसे दरोगा भी कहा जाता था। तो देखिए, अब जिलों में सबसे बड़े पुलिस पदाधिकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी होते थे। उसके नीचे असिस्टेंट एवं डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते थे, डीएसपी। पुलिस के काम के लिए जिले को 25 भागों में बांटा गया था। यह भाग थाना कहलाता था। लेकिन स्वतंत्रता के समय तक भागलपुर शहर के अंदर 3 थाने थे, भागलपुर शहर, भागलपुर मुफस्सिल और नाथनगर। थाने का सबसे बड़ा अफसर जो होता है वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या दरोगा भी सामान्य भाषा में उन्हें कहा जाता है। अब है नगर पालिका। 10 वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न बनेंगे कि भागलपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। कितने वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ था? 10 वर्ग मील क्षेत्र में। जनसाधारण द्वारा निर्वाचित एवं सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के द्वारा इसका प्रबंधन होता था। नगर पालिका में 22 सदस्य होते थे, जिनमें 7 सदस्य मनोनीत और 14 निर्वाचित होते थे। अपनी सीमा क्षेत्र में शहर की सफाई, सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य की जवाबदेही नगर पालिका के जिम्मे था। शहर में पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिए भागलपुर नगर पालिका द्वारा 1887 में एक जलागार का निर्माण किया गया
1896-97 में इसका विस्तार चंपानगर एवं नाथनगर की ओर किया गया। जलागार को बड़ा बनाने के लिए सरकार को नगरपालिका को 3 लाख रुपये कर्ज दिए थे। 1936 से 37 में नगरपालिका की कुल सालाना आय 4.5 लाख रुपये थी। भागलपुर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत शहर की कुल आबादी 1872 ईस्वी में 65,377 थी, जो 1931 में 83,847 हो गई। तो साथियों, आपने देखा कि भागलपुर नगरपालिका की भी स्थापना 1864 में हुई। इनका प्रबंधन जो कुछ मनोनीत सदस्य होते थे, कुछ सरकार के द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, कुछ सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होते थे। इसके माध्यम से 22 सदस्य होते थे नगरपालिका में, 7 सदस्य मनोनीत होते थे, 14 निर्वाचित होते थे। और उनका काम जो शहर में जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, पानी, सड़क इत्यादि की व्यवस्था करना, ये सब इनका काम था। अब है शैक्षणिक विरासत। तो साथियों, अब हम अगले क्लास में इनको देखेंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लिया जाए। धीरे धीरे हमने जितनी चीज़ों की चर्चा की उसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आप अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, अर्थात ऐसा भी कर सकते हैं आप कि एक बात सुनिए और मन मस्तिष्क में इसको समा लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं उसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब जो शेष टॉपिक है उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।